जय हिंद दोस्तों। मैं चंदन सर पिठौरी सिवान बिहार वाला। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ को लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानेंगे। पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की नींव है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना अपने देश में की गई है और पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है। यहां हम लिखे होंगे संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है और भाग 9 में किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का सपना था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी चाहते थे कि देश में स्थानीय स्वशासन का गठन किया जाए। देश में स्थानीय स्वशासन हो, यानी निचले पावदान पर, निचले पीढ़ी पर एक ऐसी सरकार बनाई जाए जो ग्रामीणों का विकास कर सके, गांवों का विकास कर सके। हालांकि इसके विरोध में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खड़े थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था बने, लेकिन गांधी जी का सपना था कि पंचायती राज व्यवस्था बने। इन दोनों के बीच इस बात को लेकर के विरोध हो गया था। गांधी जी कहते थे कि नहीं, पंचायती राज व्यवस्था बननी चाहिए, तभी गांवों का विकास होगा। और वहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते थे कि नहीं, पंचायती राज व्यवस्था के गठन करने से गांवों का विकास होगा कि नहीं होगा ये बाद की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े जाति के लोग जो है वही लोग मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद बन जाएंगे, जिला परिषद के सदस्य बन जाएंगे। जो लोग बड़े जाति के लोग हैं, बड़े लोग हैं, वही लोग इन पदों पर बैठ जाएंगे और फिर वही बात आ जाएगा जो बड़े जाति के लोग, अमीर लोग गरीबों का शोषण किया करते थे। फिर से वही काल, वही समय का स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यह अंबेडकर का स्टेटमेंट था, अंबेडकर का विचार था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे थे कि पंचायती राज व्यवस्था गठित करने से मुखिया कौन बनेगा? बड़े जाति का कोई व्यक्ति बनेगा, कोई बाहुबली बनेगा। नतीजा ये होगा कि गरीबों का शोषण फिर से चालू हो जाएगा, जो पहले जैसा होता आ रहा है। गांधी जी कहते थे कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम जब ग्राम पंचायत का गठन नहीं करेंगे, अगर पंचायती राज व्यवस्था का गठन नहीं करेंगे, तो फिर गांवों का विकास संभव नहीं है। अगर भारत में गांवों का विकास नहीं हुआ तो फिर भारत का विकास नहीं होगा, क्योंकि भारत गांवों का देश है। भारत गांवों का देश है, इसलिए भारत का विकास करने के लिए जरूरी है कि भारत के गांवों का विकास, और गांवों के विकास करने के लिए जरूरी है कि ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज व्यवस्था का गठन हो। ये गांधी जी का सपना था। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो भी कार्यक्रम लागू किए गए, जो भी समितियां बनाई गई, सभी के सभी 2 अक्टूबर को बनाई गई। क्योंकि 2 अक्टूबर तो आपको दिन याद है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती पड़ती है, इसलिए 2 अक्टूबर को बनाई गई। आगे थोड़ी सी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची की विषय है। हम 7वीं अनुसूची में पढ़ाए थे, पिछले क्लासेस में आप देखे होंगे, क्लास पढ़े होंगे तो उसमें मिला होगा कि हम 7वीं अनुसूची में पढ़ाए थे कि 7वीं अनुसूची में विषयों की बंटवारा की गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विषयों की यानी शक्तियों की बंटवारा की गई है, जिसमें 3 सूचियों के अंतर्गत बताया गया है। पहला है संघ सूची, जिसपे केंद्र सरकार का अधिकार है। दूसरा है राज्य सूची, जिसपे राज्य सरकार का अधिकार है। और तीसरा है समवर्ती सूची, जो दोनों का अधिकार है, लेकिन विवाद की स्थिति में राज्य सरकार को पीछे हटना पड़ता है और केंद्र सरकार की बातें मान ली जाती है। ये सारा बात हम बताए थे। तो अब प्रश्न उठता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस सूची में आता है? क्या संघ सूची का विषय है, या फिर राज्य सूची का विषय है, या फिर समवर्ती सूची का विषय है? तो आप आज जाने कि पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था कौन से सूची का विषय है? तो पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। अब जाहिर सी बात है कि जब राज्य सूची का विषय है, पंचायती राज व्यवस्था जब राज्य सूची का विषय है, तो पंचायती राज व्यवस्था का गठन कौन करेगा? फिर राज्य ही करेगा। यहां हम लिपिबद्ध किए होंगे कि पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, अतः पंचायतों का चुनाव एवं गठन करने का अधिकार राज्य सरकार को होता है।
पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। इस वजह से पंचायतों का गठन और चुनाव कराने का अधिकार किसको होता है? आपको राज्य सरकार को होता है। हम पंचायती राज व्यवस्था एक बड़ा सा टॉपिक है, 2-3 क्लास में आएगा, लेकिन हम इसका कुछ पृष्ठभूमि आज जानेंगे कि क्या पंचायती राज व्यवस्था गांधी जी का सपना था और गांधी जी के सपना को साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, या फिर गांधी जी के पहले भी पंचायती राज व्यवस्था थी। तो आपको बता दें कि गांधी जी के पहले भी पंचायती राज व्यवस्था थी, बहुत पहले से पंचायती राज व्यवस्था रही थी। उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखते हैं, थोड़ा सा इतिहास के पन्ने में जाते हैं और पंचायती राज व्यवस्था को संक्षिप्त अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। एकदम संक्षिप्त रूप से हम बताएंगे, पृष्ठभूमि, विस्तार नहीं करेंगे, इसलिए आप इसको देखें पृष्ठभूमि को। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पृष्ठभूमि में हम सबसे पीछे की बात करें तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वह प्राचीन काल से ही भारत में रही है, कोई नई गठित नहीं हुई है, बहुत पहले से प्राचीन काल से रही है। इसका प्रमाण भी मिलता है, जैसे वैदिक काल में सभा और समिति हुआ करती थी, पंचायती राज व्यवस्था तो नहीं थी वैदिक काल में। आप वैदिक काल बुझते हैं ना, जिसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन वेदों की रचना हुई। तो वैदिक काल में पंचायती राज व्यवस्था तो नहीं थी, पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था के स्थान पर सभा एवं समिति हुआ करती थी, सभा एवं समिति हुआ करती थी। और अथर्ववेद, अगर आप अथर्ववेद उठाकर पढ़ेंगे तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा को पहली पुत्री और समिति को दूसरी पुत्री कहा गया है। किसकी पुत्री? प्रजापति की, यानी जो प्रजापति होते थे, प्रजा के मालिक होते थे, जनता के जो मालिक होते थे, अर्थात जो अथर्ववेद में शासक होते थे, राजा होते थे, उनकी 2 पुत्रियां थी। कौन थी? सभा और समिति। ऐसा अथर्ववेद में वर्णन मिलता है। तो इससे पता चलता है कि प्राचीन काल में पंचायती राज व्यवस्था थी। बात करें थोड़ा सा आधुनिक काल की, तो भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन भी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को बढ़ा दिया था। जब भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन हुआ करता था, तो भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन भी स्थानीय स्वशासन को अधिक बढ़ा दिया था। अब बात करते हैं आजादी के बाद गांधी जी को सपना को पूरा करने के लिए क्या किया गया ताकि पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जा सके। तो सबसे पहले जो कि नेहरू जी के नेतृत्व में, नेहरू जी प्रधानमंत्री, आपको मालूम है कि भारत का प्रथम आम चुनाव 1951-52 में 1951-52 में संपन्न हुआ, यानी 51 में चालू हुआ, 52 में जाकर संपन्न हुआ। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू एक तरह से गांधी जी के शिष्य थे, गांधी जी के अनुचर थे, गांधी जी के कर कदमों पर चलने वाले व्यक्ति थे। तो गांधी जी के बातों को तो मानना जरूरी था, इसलिए गांधी जी के बातों को मानते हुए और नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, और हम नीति निर्देशक तत्व आपको पढ़ाए हुए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व में देखते हुए और गांधी जी के सपने को साकार करते हुए नेहरू जी 2 अक्टूबर आपको याद होगा गांधी जयंती है, तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास क्रम चलाए, सामुदायिक विकास क्रम चलाए, जिसका उद्देश्य था गांवों का समग्र विकास। गांवों का समग्र विकास यानी गांवों का हर तरह से विकास, गांव में कृषि का विकास, गांव में उद्योग का विकास, गांव में जीविका का विकास, गांव में मजदूरों का विकास, गांव में किसानों का विकास, गांव के बच्चों का विकास, गांव में छात्रों का विकास, सबका विकास सॉरी सबका विकास, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का ये उद्देश्य था। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर ना भी याद रहे तो 1952 याद रखिएगा। तो पंचायत से रिलेट कोई डेट आएगा तो 2 अक्टूबर आएगा, ठीक है। और उसी को अस्थायी रूप से लागू करने के लिए 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की गई थी। नेहरू जी के ही नेतृत्व में राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की गई। कब शुरुआत की गई? 2 अक्टूबर 1953 को। 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की गई।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सहायता देने के लिए अस्थायी संगठन के रूप में बनाया गया, ताकि कम लागत में गांवों का विकास किया जा सके, कम लागत में गांवों का विकास किया जा सके और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को अस्थायी संगठन के रूप में लागू करने के लिए आपको 1953 में यानी 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की गई। हम बता दें कि ये जो 1952-53 में 2 अक्टूबर 1952-53 में जो भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया या फिर राष्ट्रीय विस्तार सेवा चलाया गया, इसके अंतर्गत बीडीओ की बहाली हुई, प्रखंड विकास पदाधिकारी अभी भी होते हैं बीडीओ। तो इसके लिए कर्मचारी की बहाली गई। वो कर्मचारी कौन थे? बीडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी। अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी बनने के लिए बीपीएससी निकालना होगा। अगर आप बीपीएससी निकालते हैं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी बनेंगे और बीपीएससी निकालने के लिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी बनने के लिए आप मेरे क्लास को देखिए। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ की बहाली की गई। किसके अनुसार? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रखंड विकास पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। और प्रखंड विकास पदाधिकारी का काम था गांवों में घूमना और गांव के लोगों से जाकर मिलना। उनका ड्यूटी था कि गांवों में जाएं और गांवों में जाकर के गांव के लोगों से मिले और गांव के लोगों की समस्याओं को सुने और सुनने के बाद उसे नोट करे और उसे लिख करके, जान करके, समझ करके ला करके सरकार के समक्ष रखे, ताकि सरकार उनका विकास कर सके, गांव तक अपने विकास को पहुंचा सके। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अंतर्गत किया गया। बातें समझ में आ रही है कैसे क्रमबद्ध ढंग से चल रही है? बीडीओ को लोगों को बहाली किया गया और बीडीओ लोगों का काम था गांवों में जाए और गांव के लोगों की समस्याओं को जाने और उन समस्याओं को ला करके राज्य सरकार के समक्ष रखे और राज्य सरकार उन लोगों का विकास करने में सफल। अगर राज्य सरकार नहीं विकास कर पाए, अगर संघ सूची का विषय हो, तो फिर केंद्र सरकार विकास करने में सफल हो। लेकिन बीडीओ का ही ड्यूटी दिया गया, प्रखंड विकास पदाधिकारी का ड्यूटी दिया गया कि वो गांवों में जाए और लोगों की समस्याओं को समझे, जाने, नोट करे और ला करके सरकार तक पहुंचाए। लेकिन आपसे बता दें कि जिन लोगों को बीडीओ के रूप में बहाली किया गया, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो लोग बन गए, वो लोग गांव के लोगों का सेवक नहीं, अपने आप को क्या समझने लगे? ऑफिसर समझने लगे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी एम्प्लॉय है, वो लोग अपने आप को जनता के सेवक नहीं, ऑफिसर ही समझते। उस समय की बात करें तो उस समय जो भी वीडियो बना, सब लोग अपने आप को ऑफिसर समझने लगे। वो अपने ड्यूटी को बखूबी से नहीं निभाए, गांवों तक नहीं गए, लोगों की समस्याओं को नहीं जाने और लोगों की समस्याओं को बिना लिखे पढ़े वैसे ही लीपापोती करके सरकार तक पहुंचा देते थे। मैंने कहने का मतलब कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में चला, वह सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बीडीओ साहेब के लापरवाही से, बीडीओ साहेब के गांव के लोगों तक न जाने की वजह से, बीडीओ साहब गांव के लोगों की समस्याओं को ठीक से नहीं जाने और सरकार तक नहीं पहुंचाए, इसलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का हुआ असफल हो गया। अब जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया, तो अब दूसरी बात आई कि अब इसको कैसे सफल किया जाए। तो उसके लिए पता लगाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाया गया 1957 में। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाया गया। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति किस लिए बनाया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो असफल हुआ था, उसकी असफलता के कारण जानने के लिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो असफल हुआ था ना, उसकी असफलता का कारण जानने के लिए क्या हुआ? बलवंत राय मेहता समिति बनाया गया। ठीक है, अब बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश किया, अनुशंसा किया, बलवंत राय मेहता का समिति ने निवेदन किया सरकार से कि 3 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गठन करने की बात बलवंत राय मेहता समिति कही और बलवंत राय मेहता समिति की बातों को मानते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था माने सबसे उछले पावदान पर जिला परिषद। जिला परिषद के एक सदस्य 50,000 लोगों पर चुने जाते हैं। हम इसको आगे अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो सबसे ऊपर जिला परिषद, उसके नीचे प्रखंड विकास, प्रखंड स्तर पर सरकार यानी जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया गया और फिर पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया। यानी 3 स्तरों पर सरकार का गठन किया गया। जिला स्तर पर जिला परिषद जिसके चेयरमैन मेन हुए और सदस्य चुन करके प्रत्यक्ष रूप से गए। ब्लॉक स्तर पर यानी प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति यानी बीडीसी का गठन किया गया, पंचायत समिति का गठन किया गया और पंचायत समिति सदस्य प्रत्यक्ष रूप से हर एक 5,000 जनसंख्या पर से 5,000 जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य चुन करके गए प्रखंड में और फिर अपने में से प्रमुख और उप प्रमुख बनाए। और सबसे निचले पायदान पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया, जिसमें आप तो जानते ही हैं आपके मुखिया जी हो गए। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। इसको एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये जाना जाए कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू किया गया था। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। हम यहां लिखे होंगे पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागौर जिला में की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहां लागू की गई? राजस्थान के नागौर जिला में। कब लागू की गई? वही गांधी जयंती के दिन, याद कीजिए 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। कहां लागू की गई? सबसे पहले कहां लागू की गई? राजस्थान के नागौर जिला में लागू की गई। अब प्रश्न उठता है का राजस्थान के नागौर जिला के बाद किस राज्य में लागू की गई थी? तो राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले लागू की गई और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है। तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू की गई, उसके बाद धीरे धीरे पूरे राजस्थान में और उसके बाद दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। आंध्र प्रदेश में कब लागू किया गया? 11 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर को आपको राजस्थान के नागौर जिला में लागू की जाती है और फिर तुरंत बाद 11 अक्टूबर 1959 को ही, यानी 2 अक्टूबर 9 दिन बाद आंध्र प्रदेश में लागू कर दिया जाता है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा कराया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन कराया गया राजस्थान के नागौर जिला में। 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया और उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया और सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में जो पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया, उसका उद्घाटन देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। और उसके तत्पश्चात 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाती है और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी जाती है। पंचायती राज व्यवस्था का ये छोटा सा स्टेटमेंट था, छोटी सी बात थी, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था अभी खत्म नहीं हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था में बहुत सारी बातें पढ़नी है, बहुत रोचक बातें पढ़ने को मिलेगी, इसलिए आप हमारे साथ बने रहे। अगले क्लास में जरूर आए, कल अगले क्लास को जरूर देखें, इसलिए आप हमारे साथ बने रहे। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो, लाइक, शेयर करें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। आपका ये एक फॉलो या सब्सक्राइब ही हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और मनोबल को बढ़ाएगा तो हम इसी तरह से क्लास लेते रहेंगे और आपके भविष्य की चिंता करते रहेंगे और आपके भविष्य को सुधारते रहेंगे। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट लें।